पेज के अंदर। तो भाई कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि तरंगाग्र क्या चीज़ होता है, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत क्या है, उसकी कमियां क्या है, कि किन किन चीज़ों की उसके यानी न्यूटन का कणिका सिद्धांत व्याख्या कर पाया, ये सारी कुछ चीज़ें। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना वो है हाइगेंस का सिद्धांत। क्या है भाई? हाइगेंस। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो न्यूटन है उसने कहा था कि प्रकाश कण है वास्तव में। तो न्यूटन के समकक्ष वैज्ञानिक है, मतलब लगभग उन्हीं के टाइम के अंदर हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे। तो न्यूटन ने तो क्या कहा था भैया? न्यूटन ने तो कहा कि प्रकाश कण है, जबकि हाइगेंस ने क्या कहा? हाइगेंस ने इसके बारे में कहा कि भैया प्रकाश कण नहीं, प्रकाश तरंग है। क्या है? प्रकाश तरंग है। तो जैसा कि मैंने बताया था न्यूटन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी भी था, तो समाज में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो हाइगेंस के सिद्धांत को समय दबा दिया गया, किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और कई सालों तक न्यूटन का सिद्धांत ही लोग पढ़ते रहे और स्कूलों में पढ़ाते रहे। मतलब प्रकाश को कण माना जाने लगा। न्यूटन का सिद्धांत ही इसकी व्याख्या करता था, चाहे सही करे चाहे गलत करे। हाइगेंस के सिद्धांत के ऊपर किसी ने जोर नहीं दिया। फिर एक यंग नामक वैज्ञानिक आया 1800 के आसपास, 1810 वगैरह के आसपास का समय था लगभग। यंग, इन्होंने एक द्विस्लिट प्रयोग किया भैया। क्या किया है? द्विस्लिट प्रयोग किया। ये हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस द्विस्लिट प्रयोग से क्या हुआ? इसने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की पुष्टि कर दी। मतलब इसकी पुष्टि कर दी कि प्रकाश वास्तव में तरंग है, कण नहीं। मतलब न्यूटन का सिद्धांत तो गलत है और ये सिद्धांत सही है। बाद में फ्रेनेल आए, बाद में फ्राउनहोफर आए, कुछ और वैज्ञानिक आए जिन्होंने मिलकर क्या किया? प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि कर दी। और इसके आधार पर प्रकाश के सरल रेखीय संचरण, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन, सभी गुणों की व्याख्या होगी। उस समय तक जितने ज्ञात थे सबके बारे में। अब वैज्ञानिकों ने चैन की सांस लेगी, आखिरकार प्रकाश तरंग है, ये सबने मान लिया, कोई समस्या नहीं कि अब इसके ऊपर बहुत सारी खोज हो चुकी। अब और इसके अंदर जो भी सोच चल रहा था वो चल रहा है, लेकिन प्रकाश को तरंग मान लिया। हर चीज की व्याख्या प्रकाश को तरंग मान के की जा रही। बाद में क्या हुआ? कुछ समय बाद कर्षणिका विकिरण का एक इस प्रकार का ग्राफ देखा होगा आपने 11वीं क्लास में। इस टाइप का कुछ ग्राफ, बहुत सारे ऐसे ग्राफ देखे होंगे। ये ग्राफ वाकई में बहुत चमत्कारिक ग्राफ है, बहुत शानदार। 11वीं क्लास के अंदर ये सबसे शानदार टॉपिक है। इसके बाद में क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई थी। इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लांक जैसे साइंटिस्ट थे, वो बहुत समय से लगे हुए थे और कई साइंटिस्टों ने प्रयास किया था। कई सारी क्वेश्चंस दी, कई मैथमेटिशियन ने भी इसके अंदर यानी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि इस हम ग्राफ का समीकरण खोज पाए, लेकिन वो इस ग्राफ को बना नहीं पा रहे थे। कुछ समय तक सही बनकर बाद में ग्राफ खराब हो जाता। मतलब एग्जैक्ट ऐसा ग्राफ नहीं आ रहा था। प्रैक्टिकल जैसा ग्राफ आता है ना, वैसा वो थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक रूप से निकाल नहीं पा रहे थे। तो इस ग्राफ की व्याख्या करने के लिए मैक्स प्लांक ने क्या किया? मैक्स प्लांक ने एक फोटोन की कल्पना लेकर आए। उन्होंने कहा कि अगर हम ऊर्जा को पैकेट मान ले, E बराबर एच म्यू, जिसकी ऊर्जा होगी E बराबर, ये पहली बार था जब फोटोन की ऊर्जा के बारे में बात हुई थी। अपने अनुभव से ऐसे यानी मैक्स प्लांक ने क्या किया, या इसको हम प्लांक मैक्सवेल भी ऐसा भी कह सकते हैं, हालांकि इन दोनों के अंदर नामों में डिफरेंस होता है। मैक्स प्लांक ने क्या कहा कि जो वास्तव में जो ऊर्जा है ना, वो सतत रूप से नहीं होती है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में है। और उस पैकेट को उसने फोटोन नाम दिया और इसके आधार पर इस ग्राफ को बना दिया गया। बिल्कुल सही सही व्याख्या हो गई। लेकिन मैक्स प्लांक ने कहा कि ये सही नहीं। वो खुद अपने सोच से वो खुद संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि भैया ये केवल यानी इसका कोई मैथमेटिकल आधार नहीं है कोई भी, ये मैंने कल्पना बस सीधी उठाई है और इसकी व्याख्या कर दी। यानी वो खुद भी इसको सही नहीं मान रहे थे। और आइंस्टाइन उस समय पॉलिटेक्निक कॉलेज में थे जब प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बहुत ज्यादा बहस चल रही थी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कैसे करें। क्यों? क्योंकि हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत था ना, ये वाला तरंग सिद्धांत, इस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के सभी गुणों की व्याख्या हो गई, लेकिन इसकी नहीं हो रही भैया। अब समस्या आके यहाँ फंस गई है और ये इधर चल रहा है ये सिद्धांत इसके बारे में, जिसको खुद मैक्स प्लांक भी बता रहे हैं ये पूरी तरह सही नहीं। तो आइंस्टाइन ने क्या किया? उस समय पॉलिटेक्निक कॉलेज में थे, कुछ जानकार इसके बारे में थे। जब इन्होंने इसके बारे में सुना तो उन्होंने ऊर्जा को फोटोन मानकर इसकी सही सही व्याख्या कर दी, बिल्कुल सही सही। तो आइंस्टाइन के इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के बाद में इसकी भी पुष्टि हो गई कि यह सिद्धांत सही है, क्योंकि ये कई चीजों की व्याख्या कर पाने में सक्षम है। और क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत यहाँ से हुई। तो यहाँ से जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश को कण मान के की गई, तो वास्तव में प्रकाश को कण मान लिया गया बाद में। तो भी अब तो बहुत बड़ी कहने मतलब बहुत बड़ी समस्या हो गई।
वैज्ञानिक तलवारें लेके आ रहे हैं, एक दूसरे को काट देंगे। कहीं कह रहे हैं प्रकाश तरंग है, कहीं कह रहे हैं प्रकाश कण है, कॉम्पटन प्रभाव आ गया, रमन प्रभाव आ गया, जिसमें भी प्रकाश को कण मानकर इसकी व्याख्या की जाती है ना। मतलब एक सिद्धांत जो है जो प्रकाश के कई गुणों की व्याख्या प्रकाश को तरंग मान के बता देता है और कई कण मानकर। फिर बाद में एक वैज्ञानिक और आया, उसने कहा कि लड़ो मत राक्षसों, ये दोनों है। और वो वैज्ञानिक था दे ब्रोगली, डी ब्रोय, जिसको बोलने में क्या बोला जाता है, दे ब्रोगली मतलब डी ब्रोय। इसने कहा कि ये प्रकाश दोनों है, मतलब ये कभी कण की भांति व्यवहार करता है, कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो ये वाला तो 13वें चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। अब ये वाली जो चीज है वो कहाँ पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, प्रकाश को तरंग मानकर। तो ये सारी कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, हाइगेंस के सिद्धांत से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, हाइगेंस के सिद्धांत। मतलब अगर ये सिद्धांत हमें समझ में आता है तो प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, दुर्वण, 3 ही टॉपिक पढ़ेंगे। दुर्वण आपके हटा दिया है, व्यतिकरण, विवर्तन पढ़ेंगे। इन दोनों की व्याख्या हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर करेंगे। और प्रकाश को अब हम क्या मानेंगे, तरंग मानेंगे। अब न्यूटन ने भी कण को, प्रकाश को कण माना था, लेकिन ये वाला कण और ये वाला कण अलग था। ये तो फोटोन था और ये वाला कण अलग था, तो इसमें भी रात दिन का फर्क है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना। अब देखो भाई, तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हेडिंग लगा लो, पहले कुछ लिखवा देते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तो इसमें लिखो कि इस सिद्धांत के अनुसार, लिखो इस सिद्धांत के अनुसार, लिखो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश, लिखो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। लिखो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। तो ये हेडिंग लगा लो, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, और इसमें लिखो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। इसमें लिखो, इसके आगे लिखो इन तरंगों के गमन के लिए, लिखो इन तरंगों के संचरण के लिए, ऐसे लिख दो, इन तरंगों के संचरण के लिए, लिखो इन तरंगों के संचरण के लिए एक इत्र नामक माध्यम की कल्पना की गई। इसमें लिखो कि इन तरंगों के संचरण के लिए हाइगेंस ने, ऐसे लिख देना, इन तरंगों के संचरण के लिए हाइगेंस ने एक इत्र नामक, लिखो एक इत्र नामक, एक इत्र नामक माध्यम की कल्पना की। इसमें लिखो एक इत्र नामक माध्यम की कल्पना की। यह माध्यम सर्वव्यापी, लिखो यह माध्यम सर्वव्यापी, इसमें लिखो यह माध्यम सर्वव्यापी, अधिक प्रत्यास्थता, लिखो अधिक प्रत्यास्थता व कम घनत्व का माध्यम, वह कम घनत्व का माध्यम है, वह कम घनत्व का माध्यम है, वह कम घनत्व का माध्यम है। इसमें लिखो यह माध्यम सर्वव्यापी, अधिक प्रत्यास्थता व कम घनत्व का माध्यम है। इसमें लिखो कम घनत्व का माध्यम है। तो ये था भाई हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। मतलब हाइगेंस ने क्या क्या कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है, पहली बात तो ये, और इन तरंगों के गमन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ी, और उस माध्यम को उन्होंने क्या नाम दिया, इत्र नाम दिया। वो इतम सर्वव्यापी, मतलब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक है और घनत्व क्या है, बहुत ही कम है। तो ये चीज इसके अंदर लिख देना। अब देखो इसके बाद में इसके नीचे एरो लगा के लिखो, इसमें लिखो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, लिखो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, लिखो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन, पहला लिख देना परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, दुर्वण आदि की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकी। इसमें लिख देना कि नहीं, इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन व दुर्वण की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। ये मतलब ये इसकी यानी सबसे अच्छी बात है कि लगभग सभी गुण इसके द्वारा, यानी कहने मतलब यानी क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारे की सारी की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकी। अब देखो इसके बाद में लिखो इसकी कमी है, तो इसकी पहली कमी लिखो, इसकी पहली कमी लिखो, पहले वही है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसमें लिखो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, लिखो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव व रमन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव व रमन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। दूसरा लिखो, इसके बाद दूसरा लिखो, इसमें लिखो हाइगेंस ने, इसमें लिखो हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए इत्र नामक माध्यम की कल्पना की थी। हाइगेंस ने, लिखो हाइगेंस ने, इसमें लिखो हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए, प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए इत्र नामक माध्यम की कल्पना की थी। इत्र नामक माध्यम की कल्पना की थी, लिखो क्या, इसमें लिखो इत्र नामक माध्यम की कल्पना की थी। इसमें लिखो जिसका वो, इसके आगे लिखो जिसका वो तर्क संगत आधार प्रस्तुत
नहीं कर पाए। इसमें लिखो जिसका वह, या इसमें लिख दो जिसका वह तर्क संगत आधार प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसमें लिखो जिसका वह तर्क संगत आधार प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके बाद तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, इसमें लिखो हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को, हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे माना। हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे माना जो ध्रुवण की खोज के बाद अनुप्रस्थ मान ली गई, अनुप्रस्थ मान ली गई। इसमें लिखो हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे माना जो ध्रुवण की खोज के बाद अनुप्रस्थ मान ली गई। क्या मान ली गई भी? अनुप्रस्थ मान ली गई। अब देखो इसका एक चौथा है, चौथी कमी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसे जस्ट अगले टॉपिक में बताएंगे। इसमें लिखो, इसमें लिखो हाइगेंस ने, इसमें लिखो हाइगेंस ने पश्चिम दिशा में तरंगिकाओं की, हाइगेंस ने पश्चिम दिशा में, ये भी समझाएंगे आगे, अभी लिख लो। हाइगेंस ने पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में तरंगिकाओं, पश्चिम दिशा में तरंगिकाओं की अनुपस्थिति, अब लिखो कि, इसमें लिखो हाइगेंस ने, हाइगेंस ने पश्चिम दिशाओं में, या सॉरी ऐसे लिखो पश्चिम दिशा में तरंगिकाओं की अनुपस्थिति, इसमें लिखो अनुपस्थिति की व्याख्या नहीं की। इसमें लिखो पश्चिम दिशा में तरंगिकाओं की अनुपस्थिति की व्याख्या नहीं की। ये भी आपको अगले टॉपिक में बताएंगे इसके अंदर। तो ये चार वही थी इसकी मेजर कमियां जो आपको याद रखनी है। कणिका सिद्धांत के एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर है और वो आएगा भी नहीं, लेकिन इसके आने के चांसेस बहुत होते हैं। अब देखो ये तो था आपके हाइगेंस के सिद्धांत के बारे में मोटी मोटी चीज। अब एक और इसने कहा था, मतलब इसका जो मेन सिद्धांत है ना वो भी हमने पढ़ा नहीं, ये तो कल तरंग सिद्धांत मोटी मोटी चीजें लिखी। अब देखो इसके बाद हेडिंग लगाओ, अगली हेडिंग लगाओ हाइगेंस का, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, या चाहो तो केवल तरंगिकाएं लिख लो, हाइगेंस का तरंगिकाओं का सिद्धांत, तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीय तरंगिका भी कहते हैं इसको, तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसमें पहले लिखेंगे उसके बाद समझाऊंगा आपको। तो ये लिख लो हेडिंग, हेडिंग लिखो हाइगेंस का तरंगिकाओं का सिद्धांत, या द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। अब देखो इसके बाद में इसके अंदर लिखो, इसमें लिखो इस सिद्धांत के अनुसार, इसमें लिखो इस सिद्धांत के अनुसार, लिखो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगागर के रूप में गमन करता है। इसमें लिखो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगागर के रूप में गमन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग, इसमें लिखो तरंगागर के रूप में गमन करता है, जिसे प्राथमिक तरंगागर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मतलब जो पहला तरंगागर होता है उसको प्राथमिक तरंगागर। इसमें लिखो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगागर के रूप में गमन करता है, जिसे प्राथमिक तरंगागर कहते हैं। इसमें लिखो प्राथमिक तरंगागर कहते हैं। इसमें लिखो प्राथमिक तरंगागर का प्रत्येक बिंदु, लिखो प्राथमिक तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करता है। लिखो प्राथमिक तरंगागर का प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जो इसके आगे लिखो जो अपने चारों तरफ ऊर्जा का विक्षोभ उत्पन्न करता है। इसके आगे लिखो जो अपने चारों तरफ ऊर्जा का विक्षोभ उत्पन्न करता है। जैसे देखो ये कोई स्रोत है, इससे कोई ये तरंगागर निकला, इस तरंगागर को प्राथमिक तरंगागर कहेंगे। इस प्राथमिक तरंगागर का जो प्रत्येक बिंदु है ना वो एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करेगा और अपने चारों तरफ ऊर्जा का विक्षोभ उत्पन्न करेगा। देखो ऐसे एक बार साथ के साथ छोटा मोटा बता भी देते हैं। ऊर्जा का विक्षोभ उत्पन्न करता है। इसके आगे लिखो इस ऊर्जा के विक्षोभ को, इसके आगे लिखो इस ऊर्जा के विक्षोभ को, इसमें लिखो इस ऊर्जा के विक्षोभ को तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तरंगिकाएं कहते हैं। इसमें लिखो इस ऊर्जा के विक्षोभ को, इसमें लिखो तरंगिकाएं कहते हैं। इसमें लिखो इस ऊर्जा के विक्षोभ को तरंगिकाएं कहते हैं। इसके आगे लिखो इन तरंगिकाओं की, लिखो इन तरंगिकाओं की अग्र दिशा में, लिखो इन तरंगिकाओं की अग्र दिशा में स्पष्ट रेखा खींचने पर, लिखो इन तरंगिकाओं की अग्र दिशा में स्पष्ट रेखा खींचने पर, लिखो स्पष्ट रेखा खींचने पर, इसमें लिखो स्पष्ट रेखा खींचने पर द्वितीयक तरंगागर प्राप्त होता है। इसमें लिखो इन तरंगिकाओं की अग्र दिशा में स्पष्ट रेखा खींचने पर लिखो द्वितीयक तरंगागर प्राप्त होता है। कौन सा तरंगागर प्राप्त होता है भाई? द्वितीयक तरंगागर प्राप्त होता है। इसके आगे लिखो इसके आगे लिखो चूंकि, इसके आगे लिखो चूंकि प्रकाश हमेशा अग्र दिशा में गमन करता है, इसीलिए लिखो चूंकि प्रकाश हमेशा, देखो प्रकाश हमेशा अग्र दिशा में गमन करता है, देखो अग्र दिशा में गमन करता है,
इसलिए पश्चिम दिशा में तरंगिकाएं अनुपस्थित रहती है। इसमें लिखो पश्चिम दिशा में तरंगिकाएं अनुपस्थित रहती है। इसमें लिखो पश्चिम दिशा में तरंगिकाएं अनुपस्थित रहती है। बस देखो आ जाओ इधर। तो ये था भाई आपके हाइगेंस का तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब देखो यहां पर ये आपका प्रकाश स्रोत है, ये आपका प्रकाश स्रोत। इस प्रकाश स्रोत से क्या हुआ, ये इस प्रकार तरंगाग्र निकला। तो इस तरंगाग्र को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक तरंगाग्र। क्या कहेंगे भाई, प्राथमिक तरंगाग्र कहेंगे। और ये जो है ना इस प्रकार ही, इसको हम कहेंगे तरंगिकाएं, तरंगिकाएं। और इन तरंगिकाओं की अग्र दिशा में एक स्पष्ट रेखा खींचने पर जो तरंगाग्र प्राप्त होता है उसको कहते हैं द्वितीयक तरंगाग्र। क्या कहते हैं भाई, द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। अब द्वितीयक तरंगाग्र भी क्या करेगा, इसका भी प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। मतलब हर बिंदु क्या करता है, अपने चारों तरफ ऊर्जा का विक्षोभ उत्पन्न करता है। अब देखो भाई ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा और इसको आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। इस प्रकार की चीज आपने अभी तक पूरे 12वीं क्लास तक कहीं भी नहीं पढ़ी, बिल्कुल नई चीज है। तो पहली बार अजीब लगेगी। और जिसको अजीब नहीं लग रही है उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो बीमार है ना। प्रत्येक को अजीब लगेगी, है कि नहीं। तो ये थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन 2-3 बार जब आप इसको पढ़ोगे ना फिर ये आम चीज हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले कभी ये पढ़े नहीं, इसलिए थोड़ी अजीब लगेगी। तो ये जो तरंगाग्र आया भाई, इस तरंगाग्र को क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। अब द्वितीयक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करेगा और आगे बढ़ता जाएगा। ये तो गोलाकार तरंगाग्र के लिए था। अब देखो समतल तरंगाग्र जो होता है उसके लिए क्या होता है, ये आपका समतल तरंगाग्र प्राथमिक तरंगाग्र है। इसका प्रत्येक बिंदु किसकी भांति व्यवहार करेगा, नवीन स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। देखो इस प्रकार, और इसके अग्र दिशा के अंदर इस प्रकार स्पर्श रेखा खींचो। देखो मान लो प्रकाश इधर जा रहा है, ये प्रकाश के संचरण की दिशा है, ये संचरण की दिशा इधर जा रहा है, संचरण की दिशा। देखो तो यहां पर ये जो तरंगाग्र है इसको तुम क्या कहेंगे, प्राथमिक तरंगाग्र। क्या कहेंगे भाई, प्राथमिक तरंगाग्र। और इससे जो अगला है ये, इसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, द्वितीयक तरंगाग्र। दोनों चित्र बना लो कॉपी के अंदर, ये गोलीय तरंगाग्र के लिए, ये समतल तरंगाग्र के लिए, है ना। दोनों चित्र बना लो कॉपी के अंदर। हाँ भाई, अब इसके बाद में देखो, वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब देखो भाई इसके बाद अगली जो हेडिंग है ना आपके, वो है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। तरंग सिद्धांत के आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। हेडिंग लगा लो कॉपी के अंदर, बड़ी हेडिंग है, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन की व्याख्या, अभी अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये पिछली बार आ चुका है, तो इन दोनों में से मतलब एक बार हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे तो एक बार परावर्तन की। इन दोनों में से एक अपवर्तन वाला पिछली बार आ चुका है, तो इस बार इन दोनों में से छोड़कर व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण आने के चांसेस ज्यादा है, जो आगे पढ़ेंगे। तो हालांकि इसको आपको अच्छे से पढ़ना तो ही, ऐसा जरूर नहीं आएगा, नहीं हो सकता यही आ जाए। तो देखो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। अब देखो प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करने का क्या मतलब है कि परावर्तन के 2 नियम होते थे, आपको पता हो तो कौन कौन से। पहला तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होने का मतलब क्या चीज को समझते हो आप। ये जैसे देखो, ये 2 चौक है और ये आपका पेन है, इस प्रकार इसको एक तल बोलते हैं। देखो एक प्लेन, इसको एक प्लेन बोलते हैं, है ना। ये देखो इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं, ये वाला होता है प्लेन वास्तव में, ये वाला, इसको एक प्लेन बोलते हैं कि एक ही तल में स्थित। ऐसा नहीं ले सकते आप, अगर ऐसा लोगे तो ये तीनों इस तल में स्थित नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तल आपको ये लेना है, जैसे बोर्ड पे बनाते हैं ना वैसे। तो ये बोर्ड है, इसके लिए तल है, क्या तीनों एक ही तल में स्थित है। देखो मतलब एक तल पे इनको रखा जा सकता है ना। तो ये 2 नियम होते हैं, आपको पता हो तो परावर्तन के लिए। किसके लिए भाई,
परावर्तन के लिए दो नियम होते हैं, एक तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। इन दोनों नियमों में अगर, या ये दोनों नियम अगर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर निकल के आ जाते हैं, तब तो हाइगेंस का सिद्धांत परावर्तन की व्याख्या कर पाता है, अन्यथा नहीं कर पाता है। तो देखो ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ के ऊपर हम कोई समतल तरंगाग्र आपतित कराते हैं। जैसे ये कोई समतल तरंगाग्र है, देखो ऐसा ऐसा कोई समतल तरंगाग्र है ना, ये समतल तरंगाग्र ऐसे आया, ऐसे टकराया। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, जैसे ये समतल तरंगाग्र है, ये अगर यहाँ आया तो पहले कौन सा हिस्सा टकराया इसका, जो ये पेन का जो ये ढक्कन है वो देखो पहले टकरा रहा है, ये पहले टकराया। तो जब ये पहले टकराएगा तो ये पहले ऊपर उठेगा और ये यहाँ जाके यहाँ उठेगा, यहाँ तरंगाग्र ऐसा बनेगा। देखो ऐसा कुछ, वापस ध्यान से देखो, ये आया ऐसे, ये पहला हिस्सा टकराया तो ये तो ऊपर उठ जाएगा, ये अभी भी इधर जा रहा है, ये यहाँ टकराया तो ये जब टकरा रहा होगा ये बड़ा हिस्सा, तब ये ऊपर उठ रहा होगा, देखो ऐसे, क्योंकि ये पहले टकरा चुका है। तो जब ये ऊपर उठा, ये ऊपर उठा, जब ये भी टकरा के परावर्तित होगा तो ऐसे निकल जाएगा। मतलब कोई समतल तरंगाग्र ऐसे आया टकरा कर, ऐसे निकलेगा वापस, ऐसे आके इस प्रकार, देखो ऐसे इस प्रकार आके ऐसे, है ना। देखो कैसे, तो हम पहले सबसे पहले प्रकाश की किरणें बना लेते हैं इसके अंदर। इस प्रकार प्रकाश की किरण है ये, और ये आपके प्रकाश की किरण ऐसे, ये दूसरे प्रकाश की किरण, और ये ऐसे गई, है ना। देखो ये जो है आपका, ये है समतल तरंगाग्र। क्या है भाई? समतल तरंगाग्र है आपका। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ये ए, ये बी, देखो ए बी। क्या ये बात ये समझ आई ना? अब देखो जो तरंगाग्र होता है ना, वो हमेशा प्रकाश की किरण, या प्रकाश की किरण तरंगाग्र का हमेशा लंबवत होती है। ये प्रकाश की किरण है, इसको चाहो तो आप ऐसे एक बार ऐसे देखो, वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। इसको याद रखने का तरीका है ये थोड़ा बाद में बता दूंगा। अभी पहले देखो इसको ऐसे देखो आप केवल, ये आपका समतल तरंगाग्र है। देखो क्या चीज समझ आई ना? ये बिल्कुल सीधा बना दो इसको ऐसे, समतल तरंगाग्र। जब हमने चित्र बनाया था समतल तरंगाग्र का, कुछ ऐसे बनाया था, मतलब ये प्रकाश की किरण होती है, ये हमेशा समतल तरंगाग्र क्या होती है? अभिलंबित। वहां इस प्रकार किरण का चिन्ह बता देना ऐसा, जो पीछे जो चित्र बनाया था ना उसमें ऐसा चिन्ह बता देना। तो यहाँ पर देखो ये तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र की ये प्रकाश की किरण, और इस तरंगाग्र की ये प्रकाश की किरण ऐसे, ये इस प्रकार देखो, ये ऐसे, ये दोनों किरणें प्रकाश की। जब ये तरंगाग्र यहाँ इस प्रकार टकराया तो ये वाले किरण का क्या होगा? परावर्तन होगा। तो ये ए और ये वाले बी। तो इसमें देखो क्या, सबसे पहले ए सिरा टकराया और बी सिरा हवा में है। इस समतल तरंगाग्र का ए सिरा टकराया और बी सिरा हवा में। अब जब बी सिरा इसे टकराने जा रहा है, तभी इस दौरान कितनी दूरी तय करेगा? सोचो देखिए, अभी मान लो वायु है यहाँ पर और ये नीचे कांच लगा है, कांच के ऊपर प्रकाश का परावर्तन करके देख रहे हैं। तो जब ये बी यहाँ सिरा यहाँ जाएगा तो अब ये कितनी दूरी तय करेगा? ये दूरी तय करेगा ct। मान लो टी टाइम में बी यहाँ से टकरा जाता है, टी टाइम में बी यहाँ पे टकरा जाता है, तो ये कितनी दूरी तय करेगा? ct। अरे वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है ना। तो वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा, तो दूरी बराबर क्या होगा? c × t होगा ना। तो ct दूरी तय कर लेगा। जब b यहाँ टकराएगा तो इस बिंदु को नाम देंगे हम a डैश। क्या नाम देंगे? a डैश नाम देंगे। तो यहाँ पर जब ये a डैश बिंदु पर आके टकराएगा, उस समय a परावर्तित होकर कुछ दूरी तय कर लेगा। क्यों? ये अभी भी पेन से मैंने समझाया था आपको कि यहाँ से ऐसे ये मान लो तरंगाग्र आ रहा है, जब इसका ये वाला सिरा टकराएगा तो ये हवा में रहेगा, और जब ये टकराएगा तब तक ये ऊपर उठ चुका होगा। क्या ये वाली चीज तो समझ आई ना? तो देखो इसके अंदर बी सिरा जब यहाँ टकराएगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा? ct। तो जब ये यहाँ पे टकरा रहा है उस समय ये ऊपर उठ रहा है ना। तो ये ऊपर उठ के ऐसे परावर्तित होगा इधर। जब ये परावर्तित होगा तो बी सिरा जब ये ct दूरी तय कर लेगा तो ये वाला सिरा भी कितनी दूरी तय कर लेगा? ct दूरी तय कर लेगा। कितनी दूरी तय कर लेगा? ct। तो ct दूरी का अगर हम चाप काटे क्या बनाकर? प्रकाश की किरण बनाकर। तो देखो ये प्रकाश की किरण इसमें ऐसे बना दी और इसमें प्रकाश की किरण ये ऐसे बना दी हमने। देखो ऐसे इस प्रकार, देखो है ना, ये प्रकाश की किरण बना दी। तो इसमें ct दूरी का चाप काटे। अरे कितने चाप काटे? ct दूरी का। तो मान लो वो चाप कटा यहाँ ct दूरी का, तो ये दूरी कितनी हुई? ct हुई, ये वाली दूरी। इसको ऐसे मत बताओ, ऐसे बता दो ct दूरी, है ना। अब ये जो बिंदु प्राप्त हुआ इसको b डैश नाम दिया, और जब b डैश और a डैश को मिला दिया हमने,
तो परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ। कौन सा तरंगाग्र प्राप्त हुआ? ए डैश बी डैश। अब देखो जैसे ये बिल्कुल वही बात है, देखो जैसे मैंने बताई थी आप, ये आया तरंगाग्र, ये यहाँ टकराया, यहाँ टकराने के बाद देखो ऐसे गया है, तो ये वाला तो कौन सा है जो टकरा रहा है, और ये वाला कौन सा? ए डैश बी डैश जो वापस परावर्तित हो रहा है। बहुत आसान है रही, इसको अगर इसको कठिन आप ही बढ़ाओगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ तो देखो ये हो जाएगा आपके परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश। तो ए बी तो क्या है यहाँ पर? ए बी है आपतित तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र भाई? आपतित तरंगाग्र। और ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश है आपका परावर्तित तरंगाग्र। क्या है भाई? परावर्तित तरंगाग्र है। अब देखो इसके अंदर अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, मैं यहां पर अगर अभिलंब खींचूं तो ये तो कोण आई, और यहां पर देखो ये वाले जो लाइन है ना, ये वाले लाइन वास्तव में क्या है? ये वाला है आपके आपतित तरंगाग्र। जबकि हम जानते हैं अभिलंब में हमेशा जो ये कोण वगैरह नापते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण होती है। तो परावर्तित किरण कौन सी है? ये वाली। मतलब ये कोण भी कितना होगा आपका? ये कोण आई होगा भाई। कितना होगा? आई। अब देखो यहां पर अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो ये कोण फिर कितना? ये वाला कोण और एक ये वाला कोण भी लिख लेते हैं यहां पर ऐसे। ये कोण कितना आपका? कोण आर। क्या हुआ भाई? कोण आर, क्योंकि ये परावर्तित किरण है। तो ये देखो ये आपकी आपतित किरण है, और ये क्या हुआ आपका? ये वाला कोण भी बताना है हमें, और ये कोण है 90 लगभग। कितना है? 90 है। अब देखो इसके अंदर, अब ये वाला कोण अगर आई है तो ये वाला कोण कितना हुआ बताओ? देखिए ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये वाला कोण कितना हुआ? ये वाला बताओ दे। ये वाला, अगर आप एक चीज ध्यान से देखो इसके अंदर, एक तो हम ये वाला कोण नाप सकते हैं और एक ये वाला कोण भी हम नाप सकते हैं। अगर हम ये वाला कोण नापे तो मैंने कहा था कि जो 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 ये किरण होती है वो तरंगाग्र का हमेशा क्या होती है? अभिलंब। नोट में लिखाया था ना, मतलब तरंगाग्र से 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ये क्या हुआ आपके? 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई हुआ तो ये अभिलंब और ये पूरी रेखा, ये कितना कोण हुआ? 90। तो ये 90 माइनस आई है, तो ये वाला कोण अभी मत लिखो, ये वाला कोण पर हमें पता करना है ना। इस वाले कोण में इस वाले कोण में कंफ्यूज नहीं होना आपको, इसीलिए लिखा था पहले ही। अब देखो ये 90 माइनस आई है, अब ये पूरा कोण कितना? 90। तो ये 90 माइनस आई, तो ये कोण कितना बचा? ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण बचा आई। अरे ये आई है तभी तो ये 90 माइनस आई है ना, टोटल 90 है तो ये आई हुआ। कितना बचा? आई। अब देखो ये कोण आर है, अब ये कोण आर है तो ये तरंगाग्र है आपका, तो ये तरंगाग्र है तो ये कितना हुआ? 90 माइनस आर हुआ। कितना हुआ? 90 माइनस आर। अब ये 90 माइनस आर हुआ तो ये पूरा कितना हुआ आपका? आर हुआ, क्योंकि ये अभिलंब है, तो अभिलंब ये, तो ये 90, और ये आपका तरंगाग्र। तरंगाग्र कौन? ए डैश बी डैश। हमेशा जो 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 किरण होती है वो तरंगाग्र से कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री का। तो ये कोण होगा 90, तो ये 90 माइनस आर। अब ये पूरा 90, तो ये कितना बचा? यानी ये टोटल बचा आर। अब देखो, अब इसके बाद भी अगर भाई आप ध्यान से देखो तो हम इसमें त्रिभुज लेते हैं। अब देखो कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले त्रिभुज हम जानते हैं सीटी दूरी कौन सी है? सीटी याद करो, ए को केंद्र मानकर हमने बी डैश पर एक चाप काटा था सीटी दूरी का, तो ये पूरी दूरी सीटी हुई। तो कितना हुआ? ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी और ये ए, मतलब कौन सा त्रिभुज लेंगे? पहले त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। कौन सा? ए बी डैश ए डैश में। ये कोण 90 डिग्री, क्योंकि ये देखो ये किरण है, ये तरंगाग्र है, तो तरंगाग्र हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है। तो चित्र में आपको ऐसा लग सकता है जबकि है ये 90 डिग्री कोण। अब ये वाला त्रिभुज लिया हमने। अब देखो इसमें कोण आई बराबर क्या? देखो ये वाली दूरी हमारे पास, थीटा के सामने वाला लंब है ना, और 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, और ये हुआ आधार। क्या हुआ? आधार हुआ। तो देखो इसके अंदर, तो ये कोण हुआ आई। क्या हुआ भाई? कोण आई। अब इसके सामने वाला देखो, कोण आई के बराबर वाला कोण लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और ये हुआ आपका आधार। तो इसमें हम कौन सी चीज ले ताकि दोनों को बराबर किया जा सके? साइन ले, कोस ले, या फिर टेन ले? इसके अंदर देखो कौन सा लेना चाहिए हमें। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा लेना चाहिए? इसमें एक तो ए डैश हमारे कॉमन आ जाएगा दोनों के अंदर। जब दो त्रिभुज लेंगे तो एक त्रिभुज कौन सा लेंगे? और एक लेंगे ए, यहाँ पर देखो ए, और देखो ये दूरी सीटी, ये वाली दूरी थी देखो, तो ए बी डैश ए डैश। कौन सा? ए बी ए डैश, बी ए। देखो ये वाली दूरी सीटी थी, चित्र में ये से बताना मत ऐसे, ये सीटी दूरी हुई है ना। तो ए बी ए डैश हुआ। तो एक त्रिभुज कौन सा लिया? एक त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज ए
बी ए डैश में। अब देखो हमने दो प्रकार की सीधी दूरियां ली, एक तो ये सीधी दूरी है ये वाली, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी ए डैश, और एक कौन सी ए बी डैश और ये वाला ए डैश, है ना। अब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पर आई लेने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। देखो कैसे, अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो आई कोण कौन सा था जब हमने ये वाला त्रिभुज लिया ना, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, तो ध्यान से देखो इसके अंदर केवल यही एक कंफ्यूजन है, बाकी और तो कुछ गलती होने के चांसेस नहीं इसमें। ये कोण आई पूरा है भैया, मतलब ये जो कोण है ना आई, ये कौन से त्रिभुज के लिए कोण है, ए बी ए डैश के लिए या फिर ए बी डैश ए डैश के लिए। सोचो देखे, ये है आपका ए बी ए डैश के लिए, देखो ये पूरा कोण आई है ये वाला, क्योंकि ये ए बी तरंगाग्र है तो ये 90 डिग्री कोण बना रहा है इसके साथ, तो ये 90 माइनस आई हुआ तो ये पूरा आपके आई हुआ था। तो कौन से त्रिभुज में, ए बी ए डैश के अंदर। तो देखो ए बी ए डैश के अंदर आई बराबर क्या, आई बराबर होगा लंब बटा आधार, तो देखो आई बराबर क्या हुआ बी ए डैश, तो इसमें साइन आई ले लो, ये रहा साइन आई बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन आई थीटा के सामने आई बराबर के लंब कौन सा बी ए डैश, बी ए डैश बटा ये 90 डिग्री सामने वाला कर्ण कौन सा ए ए डैश, है ना। तो साइन आई बराबर क्या हुआ, साइन आई बराबर बी ए डैश की वैल्यू कितनी सी टी बटा ए ए डैश। देखो देखे ये कितनी दूरी हुई सी टी हुई। अब देखो इस वाले में देखो साइन आर के लिए देखो क्या, अगर हम साइन आर लें तो आर ये वाला कोण है, देखो ये वाला कोण पूरा आर है, तो देखो ये कौन से त्रिभुज के लिए आ रहा है, ये आ रहा है ए बी डैश ए डैश। देखो मतलब इस वाले के लिए तो कोण आई आर लेंगे, उसके लिए कोण क्या लेंगे आई लेंगे, केवल एक यही कंफ्यूजन है, तो आपको अच्छे से इसके अंदर ध्यान रखना है। अब देखो ये वाला कोण आर है तो क्या हो जाएगा साइन आर बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन आर बराबर देखो आर के सामने वाला लंब, तो देखो आर के सामने वाला लंब ये हुआ ए बी डैश, और कर्ण क्या हुआ ए डैश 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो क्या हुआ आपके ये हुआ आपके देखो आर के सामने वाला ए बी डैश बटा कर्ण क्या हुआ ए डैश, तो साइन आर बराबर ए बी डैश क्या हुआ देखो देखिए ए बी डैश ये हुआ सी टी, तो सी टी बटा क्या हुआ ए डैश। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो और इसको समीकरण नंबर 2, दोनों का अनुपात ले लो, तो क्या हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर ये हो जाएगा आपके सी टी बटा ए डैश इंटू ए डैश बटा सी टी, ये तो घट गए देखो, तो साइन आई बराबर कितना आया साइन आर आया, तो आई बराबर कितना आया आर। देखो यही परावर्तन का नियम है ना। अब इसके अंदर आपको एक चीज खास तौर से ध्यान रखनी, जो मतलब इसके अंदर जो कन्फ्यूज करेगी, एक तो वो कि तरंगाग्र अगर ऐसे है, ये तरंगाग्र ए बी, तो ये जो किरण है ना यहाँ पर ये वाले किरण जिसपे ऐसे चिन्ह बता रहे हैं, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है इसके साथ। एक तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर देखो दो प्रकार की चीजें, एक तो ये किरण है और एक ये तरंगाग्र है। यहाँ देखो इस प्रकार कुछ इस टाइप की व्यवस्था बन रही है ऐसे, ये देखो ऐसे यहाँ पर देखो, तो ये किरण ये तरंगाग्र है, तो कोण 90 कौन सा होगा, कोण 90 होगा भैया ये वाला पूरा कोण 90 नहीं होगा। तो इसके अंदर आपको खास तौर से ध्यान रखना है, इसलिए नोट में अभी भी लिखवाया था पीछे वाले वीडियो के अंदर आपको, है ना, कि जो प्रकाश की किरण होती है ना वो हमेशा तरंगाग्र के अभिलंबित होती है। क्या होती है तरंगाग्र के अभिलंबित। तो क्या करो, एक तो ये इस प्रकार बता दो, इसके अंदर पूरा चित्र बना लो, नीचे ये लिख देना, साइड वाला भी उतारना मत, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा देते हैं ना, कुछ छोटी मोटी चीज, चित्र बना लो केवल, वीडियो को पॉज करके नीचे ये लिख देना, डेरिवेशन उतारना नहीं है अभी, केवल चित्र बनाना है और नीचे ये लिखना है। अब देखो चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आई आपतन कोण हो जाएगा और आई हो जाएगा परावर्तन कोण, कोण आई हुआ आपतन कोण और कोण आर क्या हुआ, कोण आर हो गया आपके परावर्तन कोण। अब इसके नीचे लिखो, वो डेरिवेशन मत उतारना भी उधर वाला, तो इसके नीचे लिखो चित्रानुसार एक समतल तरंगाग्र ए बी, देखो चित्रानुसार एक समतल तरंगाग्र ए बी, देखो चित्रानुसार एक समतल तरंगाग्र ए बी किसी परावर्तक सतह एम डैश पर, लिखो एम डैश पर, इसको एम डैश नाम दे देना, लिखो चित्रानुसार एक समतल तरंगाग्र ए बी परावर्तक सतह एम डैश पर आपतित हो रहा है। इसमें लिखो आपतित हो रहा है, इसमें लिखो आपतित हो रहा है। अब लिखो जब इस तरंगाग्र का ए भाग, लिखो जब इस तरंगाग्र का ए भाग परावर्तक सतह से टकराता है तो बी, इसमें लिखो तो बी भाग
तो बी भाग हवा में रहता है। देखो जब इस तरंगाग्र का ए भाग परावर्तक सतह से टकराता है तो बी भाग हवा में रहता है। इसमें लिखो हवा में रहता है, हवा में रहता है। इसके आगे लिखो जब बी भाग, इसमें लिखो जब इस तरंगाग्र का बी भाग परावर्तक सतह से ए डैश बिंदु पर टकराता है। देखो जब इस तरंगाग्र का बी भाग परावर्तक सतह पर ए डैश बिंदु पर टकराता है, परावर्तक सतह पर ए डैश बिंदु पर टकराता है तो इस दौरान बी सिरे द्वारा तय की गई दूरी, सिरा लिखो भाग लिखो बात एक ही, इसमें लिखो तो इस दौरान बी सिरे द्वारा तय की गई दूरी सीटी होगी। क्या होगी भाई? सीटी होगी। तो इस दौरान बी सिरे द्वारा तय दूरी सीटी होगी। इसमें लिखो सीटी होगी। इसके आगे लिखो इसी समय ए सिरा, इसी समय ए सिरा परावर्तित होकर सीटी दूरी तय कर लेगा। लिखो इसी समय ए सिरा परावर्तित होकर सीटी दूरी तय कर लेगा। इसमें लिखो, तो इसमें ऐसे लिख लेना था कि यानी इस दौरान जो बी सिरा है वो सीटी दूरी तय कर लेगा और इसी समय ए सिरा परावर्तित होकर सीटी दूरी तय कर लेगा। तो ए को केंद्र मानकर, इसके आगे लिखो, तो ए को केंद्र मानकर सीटी दूरी का चाप काटने पर, अब लिखो सीटी दूरी का चाप काटने पर, या इसमें ऐसे लिख देना, ए को केंद्र मानकर सीटी दूरी का बी डैश पर चाप काटते हैं। देखो सीटी दूरी का बी डैश पर चाप काटते हैं तो ए को केंद्र मानकर सीटी दूरी का बी डैश पर चाप काटते हैं, तथा ए डैश व बी डैश को मिलाने पर, लिखो तथा ए डैश व बी डैश को मिलाने पर परावर्तित तरंगाग्र प्राप्त होता है। लिखो तथा ए डैश व बी डैश को मिलाने पर परावर्तित तरंगाग्र प्राप्त होता है। ये थ्योरी होगी। देखो कितनी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। अब ये डेरिवेशन उतार लो, वीडियो को पॉज करके दोनों ये उतार लेना और वो वाला उतार लेना और नीचे ये लिख दो कोण आई बराबर कोण आर। ये उतारने के बाद अब इसके नीचे एक लाइन लिख दो, लिखो, वीडियो को पॉज करके उतार लेना, कोण आई बराबर कोण आर लिख दिया और इसके पास में चाहो तो इस ब्रैकेट के पास में लिख देना परावर्तन का प्रथम नियम, इस ब्रैकेट के पास में लिख देना परावर्तन का प्रथम नियम लिख देना। यहाँ पर क्या ये चीज समझ आई ना? अब इसके बाद इसके नीचे एरो लगा के लिखो, आज में लिखो आपतित किरण, परावर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। आपतित किरण, परावर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। यह परावर्तन का द्वितीय नियम है। अतः हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश के परावर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। इसमें लिख देना आते हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश के परावर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। अब देखो भाई, ज्यादा समय इसलिए लगाया है ताकि ये चित्र समझ में आए, इसमें कुछ भी रटने लायक नहीं है, बहुत आसान है ये। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी काम कल की क्लास में पढ़ेंगे। हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या